नमस्कार। इंटरनेशनल लॉ की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि देशों की जो सीमाएं होती हैं वो आखिर बनती और बदलती कैसे हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि कोई भी देश कानूनी तौर पर नया क्षेत्र कैसे हासिल करता है और कैसे कोई क्षेत्र उसके हाथ से चला जाता है। जुडिशरी जैसे लॉ एग्जाम्स के लिए ये एक बेहद जरूरी टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सवाल बिल्कुल साफ है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से कोई राज्य नया प्रदेश कैसे पाता है और कैसे खो देता है। देखिए, आज हम दुनिया के जो नक्शे देखते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। देशों की सीमाएं, सरहदें लगातार बदलती रही हैं। आज हम इन्हीं बदलावों के पीछे जो कानूनी सिद्धांत हैं उनको समझने वाले हैं। लेकिन ये समझने से पहले कि ये सब होता कैसे है, ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी देश के लिए उसकी जमीन, उसकी टेरिटरी आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। इसी बुनियाद को समझकर हम आगे के सभी कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सवाल उठता है कि किसी देश के लिए उसकी जमीन इतनी जरूरी क्यों है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहली बात, ये प्रभुसत्ता का आधार है, मतलब फाउंडेशन ऑफ सॉवरेनिटी। बिना एक तय जमीन के कोई देश संप्रभु नहीं कहला सकता। दूसरा, सीमाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, चाहे वो ऐतिहासिक वजहों से हो या राजनीतिक। और तीसरा, इन सभी बदलावों को विधिक मान्यता यानी लीगल रिकॉग्निशन की जरूरत होती है। और बस यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय कानून अपना काम करता है। तो अब जब हम इसका महत्व समझ गए हैं तो चलिए सीधे अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में वो कौन-कौन से तरीके हैं जिनसे कोई देश नई जमीन हासिल कर सकता है। यहाँ स्क्रीन पर प्रदेश हासिल करने के मुख्य तरीकों की एक लिस्ट दी गई है। इनमें से कुछ नाम शायद सुने हुए लगे, जैसे विजय या पट्टा, और कुछ नए हो सकते हैं, जैसे आवेशन या चिरभोग। घबराने की जरूरत नहीं है, हम इन सभी को एक एक करके बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। तो पहला तरीका है आवेशन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्यूपेशन। इसका सीधा सा मतलब है किसी ऐसी जमीन पर कब्जा करना जिसका पहले से कोई मालिक ना हो। कानूनी भाषा में ऐसी भूमि को रेस नूलियस कहते हैं। ये एक बहुत जरूरी टर्म है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि यही ऑक्यूपेशन का आधार है। इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आया जो आइलैंड ऑफ पाल्मास केस से जुड़ा है। इसके मुताबिक किसी नई जगह को सिर्फ खोज लेना, मतलब डिस्कवर कर लेना ही काफी नहीं होता। उस पर एक प्रभावशाली और शांतिपूर्ण कब्जा दिखाना भी जरूरी है। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इफेक्टिवनेस या प्रभावपूर्णता का सिद्धांत। अच्छा, दूसरा तरीका है चिरभोग या प्रिस्क्रिप्शन। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राज्य बी है जो राज्य ए की जमीन पर बहुत लंबे समय तक शांति से काबिज रहता है, और राज्य ए इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताता, कोई विरोध नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में एक समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राज्य बी को उस जमीन पर कानूनी अधिकार मिल जाता है। अगला तरीका है उपचय या अक्रीशन, जो प्राकृतिक या मानवीय, मतलब नेचुरल या आर्टिफिशियल, दोनों कारणों से हो सकता है। प्राकृतिक उपचय का सबसे अच्छा उदाहरण है जब कोई नदी अपने बहाव के साथ धीरे धीरे मिट्टी जमा करती है और एक नया डेल्टा बना देती है। और मानवीय उपचय तब होता है जब इंसान समंदर में कोई बांध या पुल बनाकर नई जमीन तैयार कर लेते हैं। इसके पीछे एक सिद्धांत काम करता है, एक्सेशन सीडेड प्रिंसिपल, जिसका मतलब है कि जो छोटी चीज जुड़ती है वो बड़ी चीज का ही हिस्सा बन जाती है। अब बात करते हैं हस्तांतरण या सेशन की। इसमें एक देश अपनी जमीन दूसरे देश को सौंप देता है। इसके 2 मुख्य रूप हैं। एक है स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, जैसे 1867 में रूस ने अमेरिका को अलास्का बेच दिया था। और दूसरा होता है दबाव में, जैसे 1870 में युद्ध हारने के बाद फ्रांस को अपना अल्सास क्षेत्र जर्मनी को देना पड़ गया था। अब देखते हैं 2 बिल्कुल अलग तरीके। एक तरफ है विजय या कॉन्क्वेस्ट, यानी युद्ध में जीतकर जमीन पर कब्जा कर लेना। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, सिर्फ जीतना काफी नहीं होता, उस जमीन को औपचारिक तौर पर अपने देश में मिलाना यानी एनेक्सेशन करना भी जरूरी होता है। और इसके ठीक उलट है मतगणना या प्लेबिसाइट, जो एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीका है, जिसमें स्थानीय लोगों से वोटिंग कराकर उनकी राय जानी जाती है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। तो अभी तक हमने प्रदेश हासिल करने के तरीके देखे। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें एक राज्य अपना प्रदेश खो सकता है।
देखिए, प्रदेश खोने के कई तरीके पाने के तरीकों के ही दूसरे पहलू हैं। जैसे सेशन में जब एक देश जमीन देता है तो दूसरा पाता है, ठीक वैसे ही प्रिस्क्रिप्शन में जब एक देश अधिकार पाता है तो दूसरा खोता है। इनके अलावा किसी प्राकृतिक आपदा से, युद्ध में हार जाने से, देश के अंदर क्रांति होने से या फिर खुद ही किसी जमीन को छोड़ देने से भी कोई देश अपना क्षेत्र खो सकता है। क्रांति या रिवोल्ट देशों के नक्शे बदलने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इस टाइमलाइन पर देखिए, 1579 में नीदरलैंड स्पेन से अलग हो गया, 1776 में अमेरिका ने ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की और 1971 में एक बड़े विद्रोह के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नाम का एक नया देश बन गया। ये सब प्रदेश खोने के बहुत बड़े ऐतिहासिक उदाहरण हैं। अब इतने सारे तरीके हैं तो परीक्षा में इन्हें याद कैसे रखा जाए? चलिए, एग्जाम में याद रखने के लिए एक बहुत आसान सी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। हम सबसे महत्वपूर्ण 3 तरीकों की तुलना करेंगे जिससे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। ये आवेशन, चिरभोग और हस्तांतरण के बीच के अंतर को बिल्कुल साफ कर देता है। अगर भूमि की स्थिति के आधार पर देखें तो आवेशन में भूमि रेज नलियस होती है, यानी उसका कोई मालिक नहीं होता, जबकि बाकी दोनों में जमीन पहले से किसी दूसरे राज्य की होती है। इसी तरह तरीका और सहमति के आधार पर भी इनमें साफ साफ अंतर दिखाई देता है। ये टेबल आपके नोट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर परीक्षा में ये सवाल आता है तो वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन्हें अपने जवाब में शामिल करना ही चाहिए? चलिए एक फाइनल रिकैप कर लेते हैं। तो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं? ये कुछ खास मामले और सिद्धांत हैं जो आपके जवाब को बहुत मजबूत बनाएंगे। रेस नूलियस का कॉन्सेप्ट, आइलैंड ऑफ पाल्मास केस का फैसला, अलास्का की बिक्री का उदाहरण, बांग्लादेश का निर्माण और एक्सेशन चिदात प्रिंसिपलाई के सिद्धांत। इन पॉइंट्स को जरूर याद रखें। तो अंत में बस ये याद रखिए कि किसी भी देश की जमीन ही उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और उसकी संप्रभुता का सबसे बड़ा आधार होती है। उम्मीद है ये विश्लेषण आप सबके लिए मददगार रहा होगा। अगली बार हम हस्तक्षेप यानी इंटरवेंशन के बारे में जानेंगे कि कब एक देश दूसरे देश के मामलों में